हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या यूं बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आज का ये वीडियो इतना स्पेशल है ना कि ये आपका फिजिक्स में पूरे के पूरे 5 नंबर कंप्लीट करवाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। भैया फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें डेरिवेशन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं और इस डेरिवेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व करते हैं चुटकियों में। और ये जो डेरिवेशन है ना, ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो चलिए देखते हैं क्या है डेरिवेशन का। नाम पहले समझ लो, नाम समझो, नाम के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे और फिगर के बाद हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। भैया बिना फिगर के तो आप डेरिवेशन सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो देखो, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आपको अनंत विस्तार का एक समतल आवेशित अचालक चादर लेना है और इसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो, इससे पहले मैंने आपको एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था। तो यहां पे हम एक चादर लेंगे, अरे वो वाला चादर नहीं जो हम घर पे यूज करते हैं, ठीक है, यहां पे दूसरा चादर हम लेंगे। तो चादर कैसे लेंगे मेरे भाई? देखो, चादर एक ले लेंगे, जैसे देख लो यहां पे, मान लो कुछ ऐसे हम कर देते हैं, चादर ही तो लेना है हमें, ये देखो, ठीक है, ऐसे कुछ चादर हम बना देंगे, ठीक है, यहां पे इसको ऐसे से मिला देंगे, एक चादर की तरह बनाना है मेरे भाई, ठीक है। ये ठीक है, ये हमने एक चादर ले लिया है अपने तरफ से। अब भैया ये चादर है तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है, यानी कि ये चादर जो है आवेशित है। तो भैया इसमें आवेश उपस्थित होंगे, जैसे देखो ये आवेश, ये आवेश, ये आवेश, ऐसे ऐसे आवेश बहुत सारे उपस्थित होंगे। कुछ आवेश हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, आवेशित है तो आवेश तो उपस्थित होंगे ही होंगे, ठीक है, ऐसे आवेश बहुत सारे इसमें होंगे, ये देखो, ठीक है। अब जो ये आपका चादर है, मान लीजिए इसमें जो आवेश उपस्थित है उसको भी नाम दे देते हैं भैया। या आवेश जो होगा ये Q होगा और ये चादर जो है इसका कुछ क्षेत्रफल होगा तो A हो जाएगा, क्षेत्रफल को मान लीजिए A हो जाएगा। और मैंने बताया था आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है, किसी पृष्ठ पर जिसका क्षेत्रफल A है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मैंने आपको यहां पे फॉर्मूला बताया था, सिग्मा इक्वल टू आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान A। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसको याद रखिएगा, अभी आपको जब इस डेरिवेशन को करेंगे ना तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। ये चादर हमने ले लिया जिस पर Q आवेश उपस्थित है, चादर का क्षेत्रफल मान लीजिए A है। अब आपको चादर से क्या करना है, इस चादर से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है, इसको नाम दे देते हैं बिंदु, एक बिंदु है P, ठीक है, एक बिंदु मान लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं बिंदु P। यहां पे एक बिंदु P है, इसी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। थोड़ा सा समझो भैया, हम यहां पे एक गॉसियन बेलन की परिकल्पना कर लेते हैं। देखो कुछ ऐसे, ध्यान से समझिएगा, फिगर समझ गए तो समझ लीजिए सब समझ जाओगे, ठीक है। कुछ ऐसे हम एक गॉसियन बेलन की परिकल्पना कर लेंगे। देखो इसको अभी मैं इरेज कर देता हूं, पहले हम बेलन बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो एक गॉसियन बेलन है ये, ठीक है, इस पर एक बिंदु मान लीजिए, यहां पे बिंदु P स्थित है, यहां पे आपका बिंदु P स्थित है, ठीक है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। लेकिन ये आपका जो बेलन है ना, इसके दो सिरे होंगे, एक सिरा तो आपका इधर हो गया, दूसरा सिरा जो आपका होगा वो देखिए ध्यान से, यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे इधर आपका दूसरा सिरा हो जाएगा, ठीक है,
ये देखिए यहां पे आपका दूसरा सिरा हो जाएगा, ये बेलन का दूसरा सिरा है। और मान लीजिए यहां पे जो बिंदु स्थित है वो P डैश है। देखो यहां पे मैंने P मान लिया, यहां पे P डैश हमने मान लिया है। ये भैया ध्यान रखना, ये आपके चादर से होते हुए ये बेलन गई है, ठीक है, मतलब इसी चादर से होते हुए ये बेलन आपकी गई है। ये ऐसे कुछ बना सकते हैं आप, देखो, ठीक है, इसी चादर से होते हुए बेलन गई है। तो इतना समझ में आया, हमने एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर ले लिया जिसमें Q आवेश उपस्थित है और इसका क्षेत्रफल A है, ठीक है। हमने क्या किया, इस चादर के निकट एक बिंदु P ले लिया जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मैंने एक गॉसियन बेलन की परिकल्पना कर ली और गॉसियन बेलन का एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया जिसको नाम दे देते हैं DA। देखो इस पूरे बेलन का एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया यहां पे जिसको DA हमने नाम दे दिया। अब यहां पे इस चादर के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E वेक्टर होगी, ठीक है, जो अभी हम निकालेंगे E वेक्टर होगी। और जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा वो DA वेक्टर होगा। क्या होगा, DA वेक्टर, ठीक है, मतलब जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E वेक्टर होगी और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो DA वेक्टर होगा, ठीक है। और आपको पता ही है भैया कि क्षेत्रफल सदिश यानी कि स्केलर गुणन E वेक्टर और DA वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर हो गई और ये आपका क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर हो गया। ऐसे ही P डैश पर भी होगा, यहां पे भी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा DA वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। इससे और इससे दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, मतलब यहां पे आपको दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ यानी कि इस चादर के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो आपका फिगर तो फाइनली बन चुका है, ठीक है, फिगर फाइनली बन चुका है। इसको भी आप नाम दे सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं गॉसियन बेलन, गॉसियन पृष्ठ लिख सकते हैं या गॉसियन बेलन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिगर आपको समझ में आ गया मेरे भाई, फिगर समझ गए तो समझ लीजिए सब समझ गए। मतलब एक हमने अनंत विस्तार का समतल आवेशित चादर लिया है जिसका क्षेत्रफल A है, ठीक है। इस चादर के निकट एक बिंदु P हमने ले लिया जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर हमने एक गॉसियन बेलन की परिकल्पना कर ली, यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर होगी और ये आपका DA वेक्टर होगा। अब चूंकि E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों समांतर हैं तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और इसी का जो दूसरा सिरा है बेलन का, वहां पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर होगी और क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर होगा। तो ये फिगर आप लोग समझ लेना और ये जो मैंने लिखा है इस फॉर्मूले को याद रखना, अभी आगे यूज होगा। तो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेलन का जो दोनों सिरा है, एक सिरा ये और एक सिरा ये, तो बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम पहले निकाल लेंगे। दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे, दूसरे पेज को हम यूज करेंगे और यहां पे लिखेंगे अतः बेलन के, अतः, ठीक है, अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो भैया वैद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई ई से। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो मैंने आपको बताया था फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू DA वेक्टर होता है, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन A कर देंगे E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, कुछ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मतलब ये हमारा एक सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब दूसरे सिरे से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को जब निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस लिख देंगे
प्लस लिख देंगे इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये हम लिख देंगे भैया, मतलब बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लिखेंगे। यहां पे इंटीग्रेशन हमने इसलिए किया है क्योंकि बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया। तो यहां पे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स हम निकाल रहे हैं, इसीलिए मैंने 2 बार इसको लिखा है, ऐड कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान दो, मैंने आपको बताया ही था कि फाई इज इक्वल टू, देखो मैंने आपके गॉसेस थ्योरम में भी बताया और गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग मैंने बताया था उसमें भी मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन ए तो आपका ऐसे ही रहेगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस ये भी आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ए ई डी ए कॉस थीटा। ये क्यों लिखा हमने भैया, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर है तो इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे कॉस थीटा का मतलब ये जो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच एंगल बन रहा है ना, वही थीटा होगा, लेकिन 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम थीटा के जगह पर 0 डिग्री कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, देखूं फाई ई इक्वल टू हमारा आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ए ई डी ए कॉस थीटा के जगह पर कॉस 0 डिग्री रख देंगे, क्योंकि दोनों ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों समांतर है भैया, तो इनके बीच एंगल 0 डिग्री बनेगा। यहां पे भी ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कुछ है नहीं, बिल्कुल हलवा। आप लिख सकते हैं चूंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू होगा, ध्यान से समझना, यहां पे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ए ई डी ए, देखो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आप 1 से गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ए ई डी ए। ठीक है, ये इतना आ गया, मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, तो हमने भैया 1 नहीं लिखा, डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है। आगे देखिए, अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो भैया हम क्या करेंगे, ई को तो बाहर निकाल लेंगे, ई को हम कर देंगे बाहर, और यहां पे इंटीग्रेशन ए यानी कि डीए का इंटीग्रेशन कर देंगे, और प्लस यहां पे भी ई को बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन ए यानी कि डीए के सापेक्ष इंटीग्रेशन हम कर देंगे। भैया जब डीए का इंटीग्रेशन करोगे ना, समाकलन करोगे, तो ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि मैंने एक छोटा सा अवयव यहां पे लिया था डीए, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरा क्षेत्रफल ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, फाई ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझो, यहां पे फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए और प्लस आपका हो जाएगा ई ए। ठीक है, तो हमारा जो फाई ई इक्वल टू आया वो फाइनली आ गया 2EA, क्या आया 2, देखो 2EA, ये हमारा आ गया फाई ई इक्वल टू, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फाई ई इक्वल टू 2EA आ गया, इसको समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, गॉसेस का थ्योरम लगाना है, गॉस के प्रमेय से हमें पता है, यहां पे देखो ध्यान से लिखेंगे ऊपर, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। ठीक है, तो गॉस के प्रमेय से हमें पता है क्या होता है भैया, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब भैया समीकरण 1 है फाई ई इक्वल टू 2EA, समीकरण 2 है फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं 2EA इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 व
2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं भैया, हम लिख सकते हैं 2EA। देखो यहां पे हमारा आया था 2EA, तो लिख सकते हैं 2EA इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। यहां से अगर E को निकालेंगे तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, E इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू ये E, ये A 2A जो आपका बचेगा ना, ये नीचे आ जाएगा इनटू 1 अपान 2A। ठीक है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा इरेज कर दूं। देखो Q अपान लिख सकते हैं 2A इधर आएगा तो 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और मिनिमाइज करेंगे तो E इक्वल टू हमारा आएगा, देखो इसको लिख सकते हैं Q अपान A इंटू 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब Q अपान A मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको यहां पे ऑलरेडी बताया भैया कि Q अपान A जो होगा वो सिग्मा के बराबर होगा, यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा होता है ना वो Q अपान A के बराबर होता है। तो यहां पे हम लिख देंगे चूंकि सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान A, तो भैया Q अपान A के जगह पर हम लिख देंगे Q अपान A के जगह पर लिख देंगे सिग्मा। तो हमारा फॉर्मूला जो आएगा, मैं साइड में अब लिख देता हूं, अगले पेज में हम नहीं चलेंगे। हमारा फॉर्मूला आएगा E इक्वल टू देखो Q अपान A के जगह पर सिग्मा कर देंगे अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम, और यही हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। यही भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, और यही हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा, और यही है वो फॉर्मूला जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। यही फॉर्मूला हो जाएगा। देखो Q अपान A के जगह पर सिग्मा लग दिया अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। बस हो गया, समझ में आ गया। चलो एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं इसको। हम निकाल लेते हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने एक आवेशित अचालक चादर ले लिया जिसमें Q आवेश है, इसका क्षेत्रफल A है। अब हमें पता है भैया आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान A, यानी कि किसी पृष्ठ के एक पार्टिकुलर एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इस चादर से के निकट एक बिंदु हमने P मान लिया जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी। फिर हमने एक गॉसियन बेलन की परिकल्पना कर दी, क्योंकि बेलन के 2 सिरे होते हैं, तो हमने क्या किया, एक बिंदु P माना, इधर P डैश माना, उतनी ही दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे इसको हमने एक छोटा सा अवयव ले लिया बेलन का dA, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हुई वो E वेक्टर हुई, और जो आपका क्षेत्रफल सदिश हुआ वो dA वेक्टर हुआ। दोनों समांतर है तो इनके बीच एंगल बनेगा 0 डिग्री। ऐसे P डैश पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर होगा। हमने क्या किया, इस बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। यहाँ पे बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन A E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये पहले सिरे के लिए हो गया, दूसरे सिरे के लिए हो गया इंटीग्रेशन A E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन A EDA cos थीटा हमने लिख दिया, क्योंकि वेक्टर A प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू होता है EDA cos थीटा, तो यहाँ AB cos थीटा, तो यहाँ पे EDA cos थीटा हो गया, ये भी EDA cos थीटा हो गया। अब चूंकि E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच जो एंगल था 0 डिग्री था, तो हमने cos 0 डिग्री कर दिया, यहाँ पे भी cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हमने लिख दिया इंटीग्रेशन A EDA प्लस इंटीग्रेशन A EDA। फिर हमने क्या किया, फाई इक्वल टू E DA का इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारा आ गया DA का इंटीग्रेशन करोगे A आएगा, तो फाई इक्वल टू EA प्लस EA, तो फाई इक्वल टू 2EA आ गया। ठीक है, अब गॉस का प्रमेय हमें पता है फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो समीकरण 1 व 2 को हमने कंपेयर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे, तो 2EA इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट हमने कर दिया, तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू Q अपान A इंटू 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट भी इसको लिख सकते हैं। अब चूंकि Q अपान A इक्वल टू सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो हमने लिख दिया Q अपान A के जगह पर सिग्मा। तो हमारा फाइनल जो आंसर आया वो आया E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही डेरिवेशन हमारा प्रूफ हो चुका न्यूटन प्रति कूलम। समझ में आ गया, आगे बढ़े।
तो स्टूडेंट आगे अब हमें नहीं बढ़ना यहां पे, क्योंकि हमारा चैप्टर भी यहीं पर फिनिश हो गया और हमारा जो सारे के सारा फिजिक्स था फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्लास आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। भैया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर लिखकर कमेंट कर दो, ठीक है। मैं नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, इसका रिवीजन कर लेना पूरे चैप्टर का। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।